समांतर क्रम में जोड़ने से लाभ है। ये बात साफ साफ कही गई है। अब एक समांतर क्रम में नोट में लिखाए थे, तो जरा एक एग्जाम्पल देखिए जो आप पूछ रहे थे, वो कहाँ काम करेगा वो आपको बता रहे हैं। आपको अगर इस तरह से हम दो सेल जोड़ दे, ये इसका हम 2 वोल्ट लिख दे और इसका आंतरिक प्रतिरोध लिख दे 1 को, और एक और सेल जोड़ देते हैं इस तरह से, और ये 3 वोल्ट लिख देते हैं और 2, और एक बाहरी प्रतिरोध लगा देते हैं 10 ओम का लोड, 10 ओम का लोड लगा दिए। अब ये दोनों सेल किस क्रम में है? समांतर क्रम में, लेकिन दोनों के विद्युतवाहक बल अलग अलग है, आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग है। तो इस प्रतिरोध में बहने वाली धारा बताना है। तो अब अलग अलग जब रहेंगे तो वही नोट में लिखा दिए थे, अलग अलग E1 E2 R1 R2, देखिए ठीक ना। आज जो सूत्र निकाले हैं वो दोनों सभी के विद्युतवाहक बल समान थे, आंतरिक प्रतिरोध समान था। बात समझ में आ रहा है? बोलिए। यही ना पूछ रहे थे कि कब इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें कितना धारा बहेगी? तो क्या लिखे हैं? E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2, 2 ही सेल है। I बराबर डायरेक्ट लिख देंगे E1 बटा R1 2 बटा 1 धन E2 बटा R2 3 बटा 2, अब बटा 1 प्लस 1 बटा R1 1 बटा 1, धन 1 बटा R2 1 बटा 2, गुणे लोड ना, यहीं पर R लिखे थे ना, R कितना 10। समझ में आया? बस ये I का मान डायरेक्ट निकाल देते। अगर वो नहीं भी जानते तो अगला टॉपिक आ रहा है किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम लगा देते तो I निकलता, लेकिन उसमें 2 समीकरण तैयार करना पड़ता, 2 बंद पास। लेकिन आपको लिखा दिए कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं तुरंत, वो नोट में इसलिए निकाल लगा। क्यों बात कर रहे हैं? तीसरा पढ़ना है मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम मिश्रित क्रम पढ़ना है। श्रेणी क्रम पढ़ लिए, समांतर क्रम पढ़ लिए, अब मिश्रित क्रम में सेलों का संयोजन पढ़ना है। दो बात कर रहे हैं। देखिए, जब कुछ सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हो और उसी प्रकार से कुछ पंक्तियों में समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इस क्रम को हम मिश्रित क्रम कहते हैं। यानी श्रेणी क्रम में भी है और समांतर क्रम। एग्जाम्पल के नाम पर सुनेंगे। देखिए एग्जाम्पल सुन, मान लीजिए हमारे पास 40 सेल हैं, 40 सेल है, तो इसके 10-10 पंक्तियों को मैं जोड़ दिए। कितनी पंक्तियां बनेगी? 4। एक पंक्ति में कितना सेल हो जाएगा? 10। एक पंक्ति में कितने सेल हो गए? 10। और कितनी पंक्तियां हो गई? 4।
तो एक पंक्ति ये श्रेणी क्रम कहलाएगा, उसी के समांतर क्रम कहलाएगा। इसको कहेंगे कि एक पंक्ति में 10 सेल जोड़े हैं और वैसे ही कितनी पंक्तियां हैं? 4। तो इस क्रम को कौन सा क्रम कहेंगे? मिश्रित क्रम। कि श्रेणी क्रम में भी जोड़ा गया है और समांतर क्रम में भी जोड़ा गया। तो जब सेलों को, अगर मान लीजिए एक पंक्ति में 10 सेल है, 4 पंक्तियां है, तो कुल कितने सेल हो गए? 40। अगर एक पंक्ति में n सेल है, अब ऐसे ही m कतार है, m पंक्तियां है, तो कुल कितने सेल हो जाएंगे? एक पंक्ति में n सेल और उसी तरह की m पंक्तियां हैं, तो कुल कितने सेल? अब ये आएगा, एक पंक्ति में 10 पौधे, अब 5 पंक्तियां हैं, तो कुल कितने पौधे लगे हैं? ये समझ में आ जाएगा। इसको बता देंगे। आयु कर है वही बात कि एक पंक्ति में n सेल और कुल पंक्तियां कितना है? m। तो कुल कितने सेल हो गए? m। अब समझ में आ रहा। अंक की भाषा जब तक न बोले तब तक बातें नहीं समझ में आ। तो इसमें एक सेंटेंस लिखें, कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, श्रेणी क्रम में जोड़कर उसी प्रकार कुछ पंक्तियों में उसी प्रकार की कुछ पंक्तियां समांतर क्रम में जोड़ी जाती है, क्रम में जोड़ी जाती है, जोड़ी जाती है। तब सेलों का यह संयोजन, तब सेलों का यह संयोजन मिश्रित क्रम कहलाता है, मिश्रित क्रम कहलाता है, क्रम कहलाता है। कुछ सेल श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, जैसे कुछ पौधे एक लाइन में लगा दिए, उसी तरह से और पौधे जो है और पंक्तियों में लगा रहे हैं, तो मिश्रित क्रम नहीं समझ में आ रही। हाँ तो बनाएंगे ही, वो तो बनाएंगे ही, तभी हम उसमें धारा निकालेंगे। मैक्सिमम धारा के लिए क्या कंडीशन निकालेंगे, अधिकतम शक्ति क्षय के लिए कंडीशन निकालेंगे, सभी निकालेंगे। नहीं समझ में आ रहा ये बात क्या लिखे हैं? कुछ सेल एक पंक्ति में जोड़ दिए और वैसे ही 4-5 पंक्ति बना दिए, तो संयोजन क्या कहलाएगा? हाँ सही है, समांतर और श्रेणी दोनों है। तो आप सुनिए, अब हम कहेंगे कि माना इन सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और उसी प्रकार की m पंक्तियां समांतर क्रम में। ठीक है ये बात? ठीक है ना? हाँ मानेंगे नहीं तो कैसे रहे? तो अब लिख दीजिए ये बात, माना स्मॉल n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। माना n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इसी प्रकार की m पंक्तियां समांतर क्रम में है,
समांतर क्रम में। क्लियर? क्लियर है? कुल कितना सेल जोड़ दिए? कुल कितना सेल जोड़ दिए? एम गुणे एन, यानी एन गुणे एन, एनएम सेल जोड़ दिए। एनएम सेल लग गया ना? ठीक है ये बात? बोलिए, ठीक है ना? हाँ या ना? नहीं। माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, हाँ, कैपिटल ई और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। प्रतिरोध स्मॉल आर है। ये भी बात ठीक है। हर सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। हाँ, और इनसे एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर जुड़ा है, और इनसे एक बाह्य प्रतिरोध, बाहरी प्रतिरोध, अच्छा बाहरी लिख दे, बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर जुड़ा है। कैपिटल आर जुड़ा है। जो भी लिखे हैं बिल्कुल क्लियर है ना? इसमें कहीं डाउट नहीं ना है? बोलिए। अब चित्र बनाए ना, आप धारा निकालेंगे उसके बाद से मैक्सिमम धारा के लिए कंडीशन निकालेंगे और ऊर्जा शक्ति क्षय का कंडीशन निकालेंगे। देखिए, अब चूंकि एन सेल बनाना है तो हम हर सेल का आंतरिक प्रतिरोध नहीं बनाएंगे, नहीं तो चित्र बड़ा लंबा खींच जाएगा। हम सेल बना देते हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है, डैश डैश डैश। एक पंक्ति हो गया। एक पंक्ति में कितना सेल है? एन सेल है। एन सेल। एन सेल है। अब इसी तरह से एम सेल है। ये इसी तरह से एम पंक्तियां है। ये एम पंक्तियां है। एम पंक्तियां है कुल, और ये सभी सेल, और इनसे एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर जुड़ा है। ये बाहरी लोड है। ये बाहरी लोड है कैपिटल आर। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? ई है। हर सेल का विद्युत वाहक बल ई है, सब ई है।
और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, इस माला। आप चित्र बनाइए तो हम धारा का फार्मूला निकाल रहे हैं। क्या चीज? ये सब जो है ई है और सबका आंतरिक प्रतिरोध इस मालार है। वो आंतरिक प्रतिरोध दर्शाए नहीं है, नहीं तो चित्र बड़ा हो जाता, ठीक ना। लिख दिए हैं कि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध इस मालार है। माइनस से प्लस की ओर धारा आएगी इसमें, आई धारा ये बढ़ेगी। सभी पंक्ति से धारा आ रही है, सब यहाँ मिलकर इधर से आ रहे हैं। अब सब सेल के साथ एक प्रतिरोध बनाना पड़ेगा, सब सेल के साथ बड़ा हो जाएगा, इसीलिए भाई। हाँ, हाँ, आप जरा हाँ देखिए, एक पंक्ति में विद्युत वाहक बल कुल कितना पड़ेगा, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ही है, और कितने सेल है एक पंक्ति में, तो विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, एन ई एन ई एन ई एन ई एन ई। तो इन बिंदुओं के बीच ही ना सभी सेल हैं, तो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, समांतर क्रम में है तो कितना, एन ई। नहीं समझ में आया। अगर ये जैसे समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, बिंदुओं के बीच ना होता है, तो इन्हीं बिंदुओं के बीच ना सभी सेल जुड़े हैं, तो एक कितना विद्युत वाहक बल, एनी, तो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल कितना पड़ेगा, एनी। इसलिए कि समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, समान होता है। समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। तो लिख देंगे
परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बराबर एनी, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बराबर है। ठीक, क्लियर। इसलिए कि सभी किस क्रम में है, समांतर क्रम में, तो सबके जो विभवांतर सबके क्या हो गए, समान, वही परिपथ का क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक एनी। और परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध लिखना है, तो एक पंक्ति में कितना आंतरिक प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में सबका स्मॉल आर है ना, तो एक पंक्ति में कितना आंतरिक प्रतिरोध पड़ेगा, एन आर नहीं पड़ेगा। अगर 3 सेल रहते तो कुल कितना एक पंक्ति में पड़ता, 3 आर, तो एन सेल है तो एक पंक्ति में आंतरिक प्रतिरोध कितना है, एन आर लिख देते हैं। एक पंक्ति में सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बराबर, आंतरिक प्रतिरोध बराबर एन आर, तो परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध, परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, क्यों बात कर रहे हैं, समांतर क्रम में ना, एन आर एन आर एन आर एन आर समांतर क्रम में ना है, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 धन 1/r2 धन 1/, ये ना होता है। जैसे इस पंक्ति में कितना है, एन आर, इस पंक्ति में एन आर, इस पंक्ति में एन आर, कुल कितनी पंक्ति है, एन, तो क्या हो जाएगा 1/r डैश बराबर 1/एन आर प्लस 1/एन आर प्लस 1/एन आर, कहां तक, एम तक। तो 1/r डैश बराबर, जोड़िए ना इन सबको, 1/एन आर धन 1/एन आर धन 1/एन आर, कहां तक, एम तक, तो जोड़िए कितना हुआ, नहीं आएगा जोड़िए, m/एन आर, देर से बताइए, 3 रहता तो 3/एन आर कह देते, एम तक है तो m/एन आर नहीं कह रहे, तो r डैश बराबर क्या हो जाएगा, एन आर बटा एम, परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध हो गया, r डैश बराबर एन आर बटा एम, उलट जाएगा ना। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध लिखेंगे, तो जो बाहरी प्रतिरोध है कैपिटल आर नोट, उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस एन आर बटा एम बराबर एम आर प्लस एन आर बटा एम, परिपथ लघुत्तम ले लिए, परिपथ का कुल प्रतिरोध हो, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल हो, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल हो गया, परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया। अब प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा यानी लोड में, आर में प्रवाहित धारा, कैपिटल आर में लोड में कितना धारा जाएगा, लोड मतलब बाहरी प्रतिरोध, जब लाइनमैन आते हैं चेकिंग करने वाले तो कहते हैं कि लोड ज्यादा है, तब उनका भाषा समझ में आ जाता है, समझाना नहीं पड़ता है। लोड मतलब प्रतिरोध, बाहरी कितना जोड़े हैं आप, ठीक ना।
तो कैपिटल आर में बाहरी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितना है? प्रवाहित धारा I बराबर सूत्र लिखे है कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध, इसीलिए पहले कुल विद्युत वाहक बल लिख दिए और कुल प्रतिरोध निकाल दिए। I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? I बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना है? पढ़िए यहाँ एनी, कुल प्रतिरोध यहाँ देखिए, तो I बराबर एनी बटा एमआर प्लस एनआर बटा एम। तो I बराबर क्या हो जाएगा? एम एन ई, एम ऊपर चला जाएगा, बटा एमआर प्लस एनआर। क्लियर हुआ? क्लियर है ना ये? अब जो है हमको अधिकतम धारा चाहिए। अधिकतम धारा का क्या कंडीशन निकल कर आएगा? लोड में अधिकतम धारा चाहिए, मैक्सिमम करंट, तो इस फार्मूले पर आएंगे, कहेंगे कि I का मान अधिकतम तभी होगा जब इसका मान क्या हो। अच्छा लिख लीजिए पहले, देखिए अब वो फार्मूला जो I देख रहे हैं उसका मान अधिकतम होने के लिए हर का मान क्या होना चाहिए? न्यूनतम। नहीं, हर जितना कम रहेगा ये मान, ये I उतना ही क्या होगा? अधिक। हमको इसमें अधिकतम धारा चाहिए, तो क्या बात कहेंगे? कहेंगे कि I के अधिकतम मान के लिए एमआर प्लस एनआर का मान न्यूनतम होना चाहिए। लिखने ये बात, I के अधिकतम मान के लिए, I के अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए एमआर प्लस एनआर का मान न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। अब इसका शर्त निकालेंगे कि एमआर प्लस एनआर का न्यूनतम मान होगा कितना।
अधिकतम है, अधिकतम मान के लिए एम आर प्लस एन आर का मान न्यूनतम होना चाहिए। तो अधिकतम और न्यूनतम मान किसी व्यंजक के लिए जानने के लिए एक पूर्ण वर्ग का तरीका है, और एक तरीका है जो आप जानेंगे केवल, वो अवकलन मेथड है, मैक्सिमा मिनिमा, जो आपको पढ़ना है अनुप्रयोग में। तो हम पूर्ण वर्ग से दिखा रहे हैं, पूर्ण वर्ग से। तो एम आर प्लस एन आर का पूर्ण वर्ग बनाना है। एक्स प्लस वाई को पूर्ण वर्ग बनाना है। कौन आप में से बना देगा? एक्स प्लस वाई को पूर्ण वर्ग के रूप में बनाना है। बनाएंगे? एक्स प्लस वाई का आप में से कोई पूर्ण वर्ग नहीं बना सकता। देखिए, रूट एक्स का वर्ग प्लस रूट वाई का वर्ग माइनस 2 रूट एक्स वाई आप प्लस 2 रूट एक्स वाई बराबर रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल वर्ग आप प्लस 2 रूट एक्स वाई। नहीं बना? नहीं बना है? बोलिए। नहीं आ रहा ये? पूर्ण वर्ग कक्षा 9 या गुणनखंड पढ़ते हैं तो बनाते हैं। इसका होल वर्ग करके देखिए, इतना नहीं आएगा। रूट एक्स का वर्ग एक्स होगा, रूट वाई का वर्ग वाई होगा, और दोनों के गुणनफल का दुगुना घटाए है उतना ही क्या है, जोड़े हैं, तो कट जाएगा। तो क्या है, एक्स प्लस वाई क्या है, ये कितना, ये चीज इसका होल वर्ग नहीं है ये। बोलिए। तो बात है, नहीं समझ में आ रहा ये? बोलिए। नहीं समझ में आई? अब इसको अब करना है ना हमको, आपको तो इसको करना है। वो तो समझाने के लिए दिखाए थे। ठीक है ये? हाँ, ठीक है ना इतना? बोलिए। अगर कहीं डाउट हो तो बताइए। ठीक है ये? अब इसका सुनिए, न्यूनतम मान के लिए जरा सुनिए, यहां पर जानना है, न्यूनतम मान के लिए ये मान 0 होना चाहिए। कहेंगे कि 0 से कम रख दीजिए माइनस में, तो माइनस में भी अगर इसका मान रहेगा तो वर्ग है, प्लस कर देगा, बस इसमें जुड़ जाएगा, मान बढ़ जाएगा। नहीं, न्यूनतम मान के लिए ये बस 0 होना चाहिए। 0 रहेगा तो मान कितना होगा, बस इतना ही। इसके अलावा ये कुछ भी मान हुआ तो इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, मान बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है?
बोलिए। तो लिख देंगे न्यूनतम मान के लिए अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर बराबर 0। ये 0 होगा तभी इसका मान सबसे कम इतना रहेगा, नहीं तो इसका कुछ भी मान हुआ ऋण धन कुछ भी तो वर्ग है, बढ़ जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा, मान बड़ा हो जाएगा। तब ये पक्षांतर कर दीजिए रूट एम आर बराबर रूट एन आर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? वर्ग करने पर कितना होगा? एम आर बराबर एन आर, एम आर बराबर एन आर। एम क्या है? पंक्तियों की संख्या है। एन क्या है? एक पंक्ति में सेलों की संख्या है। स्मॉल आर आंतरिक प्रति और कैपिटल आर तो लोड है। नहीं समझ में? बोलिए, ठीक है ये बात? तो यहां से कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा? एन आर बटा एम। कैपिटल आर बराबर एन आर बटा एम हुआ। बोलिए, ये क्या चीज है? कुल आंतरिक प्रतिरोध। ये क्या है? कुल आंतरिक प्रतिरोध। यानी धारा अधिकतम के लिए बाहरी परिपथ का प्रतिरोध कुल आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखना। तो आर बराबर आर डैश यानी बाहरी प्रतिरोध बराबर कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध। बाहरी प्रतिरोध बराबर कुल आंतरिक प्रतिरोध। बाहरी प्रतिरोध ये क्या है? कुल आंतरिक प्रतिरोध। अगर बाहरी प्रतिरोध कुल आंतरिक प्रतिरोध के एम आर बराबर एन आर, ये कंडीशन है मैक्सिमम करंट के लिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। एम आर बराबर एन आर, ठीक है? यानी ये कहिए कि बाहरी प्रतिरोध बराबर कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध एन आर बटा एम होता है, ठीक है? अब हम मैक्सिमम करंट लिख रहे हैं, आई मैक्सिमम, आई मैक्सिमम लिख रहे हैं। अधिकतम धारा, अधिकतम धारा आई मैक्स बराबर, इस पर आइए, ये आई का फार्मूला है, ये आई का फार्मूला है एम एन ई बटा। अब आप एम आर प्लस एन आर है, आपकी मर्जी, स्मॉल आर के पदों में चाहते हैं कि कैपिटल आर के पदों में? कैपिटल आर के पदों में तो एन आर बराबर क्या लिख देंगे? एम आर। एन आर के जगह एम आर।
तो एमआर प्लस एमआर, तो 2mr, mne बराबर 2mr, m से m कट गया, ne बटा 2r। अगर आप ये भी कर सकते थे, mr के जगह क्या लिख देते, nr, तो 2nr हो जाता, तो 2nr तो n कट जाता, तो me बटा 2 स्मॉल r, तो ये भी लिख सकते हैं me बटा 2 स्मॉल r। आई मैक्सिमम है। me बटा 2r चाहे me बटा 2r, कैपिटल R लिखेंगे तो ne बटा 2 कैपिटल R। अगर स्मॉल के r के पर नहीं समझ में आ रहा, अब अधिकतम शक्ति क्षय, अधिकतम शक्ति क्षय, अधिकतम शक्ति क्षय, शक्ति क्षय P मैक्स बराबर शक्ति P बराबर I स्क्वायर R होता है ना, तो I मैक्स स्क्वायर R, I मैक्स का मान दो है, दोनों में से कोई भी रख दीजिए, चाहे इतना रख लीजिए चाहे ये रख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा, बोलिए। आई मैक्स का मान शक्ति P बराबर I स्क्वायर R पढ़े हैं पिछले लेसन में, P बराबर I स्क्वायर R V गुणे I W/T, हाँ बस वही रख देना, तब P मैक्स बराबर ये रखेंगे तो n स्क्वायर E स्क्वायर बटा 4R स्क्वायर, और अगर ये रखते हैं तो m स्क्वायर E स्क्वायर बटा 4 स्मॉल और कैपिटल R तो छूटिए गया, ये तो R, तो एक R से R कट जाए, बराबर n स्क्वायर E स्क्वायर बटा 4, या P मैक्स बराबर अगर इसको रख देते हैं तो m स्क्वायर E स्क्वायर बटा 4R स्मॉल R स्क्वायर इंटू कैपिटल R, ये वाला। तो ये शक्ति क्षय हो जाता है, अधिकतम शक्ति क्षय, अधिकतम धारा, ये मिश्रित क्रम में। बस एक ही बात याद रखना है कि mr बराबर nr, यही शर्त है। हाँ, m पंक्तियों की संख्या, n एक पंक्ति में सेलों की संख्या, m कैपिटल R बराबर n स्मॉल r, ठीक ना। या ये भी याद करें, बाहरी लोड बराबर कुल आंतरिक प्रतिरोध, ये भी बात सही है। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला याद रखना होगा nr बटा m, तो तिरिया गुणा करेंगे तो mr बटा nr हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मिश्रित क्रम पढ़े, आप जो अब तक पढ़े हैं इस अध्याय में, सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में संबंध, उसके बाद से सेलों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, और आज पढ़े मिश्र। और दो महत्वपूर्ण टॉपिक आएंगे कल,
और पूरे अध्याय का सबसे मुख्य आकर्षण बिंदु किरचॉफ का और व्हीट स्टोन, ये अध्याय समाप्त। उसके बाद से सवाल इस पर भी कल एक बोलेंगे, इस पर सवाल एक बोल। शक्ति पढ़े है वैद्युत शक्ति। हाँ तो याद लिखिए, आई स्क्वायर आर भी होता है, भी स्क्वायर बाई आर भी होता है, भी गुणे आई भी होता है। नहीं, ये कई लाइन में तो लिखे थे, P बराबर लिखे थे W/T बराबर भी गुणे आई बराबर आई स्क्वायर आर बराबर भी स्क्वायर बाई आर। याद नहीं आ रहा? ये नहीं आ रहा सूत्र याद? ये